बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज कक्षा 8 की इस कक्षा में हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। और हम लोगों ने इसमें जो है 5 प्रश्न किए थे पाठ से शीर्षक के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग पाठ से आगे शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को समझेंगे और उत्तर उसका जानेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पाठ जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ 5, और इसका हम लोग करेंगे पाठ से आगे का प्रश्न। तो शीर्षक यहाँ डालते हैं, पाठ से आगे। पाठ से आगे इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर बिना टिकट लगाए अगर हम पत्र भेजेंगे तो कौन सी कठिनाई आ सकती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टिकट के बिना पत्र भेजने पर निम्नलिखित कठिनाई आ सकती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। टिकट के बिना उत्तर यहाँ पर 1 का लिखेंगे। टिकट के बिना पत्र बेरंग भेज देते हैं, के बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र जो है वो बैरंग के बिना पत्र बैरंग भेज देते हैं। पत्र बैरंग भेज देते हैं तो निम्नलिखित कठिनाई आ सकती है। सही पता लिखने पर पत्र अपने ठिकाने पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन पाने वाले व्यक्ति को तभी पत्र मिलेगा जब वह व्यक्ति जुर्माने का भुगतान करेगा।
करेगा। इसके अलावा पत्र पाने वाले के पास, इसके अलावा पत्र पाने वाले के पास अगर उतने पैसे नहीं होने पर, अगर उतने पैसे नहीं होने पर उसे अनावश्यक यानी कि बिना ज़रूरत के अनावश्यक परेशानी हो सकती है। अनावश्यक परेशानी हो सकती है। पत्र के लिए समुचित राशि, पत्र के लिए समुचित राशि का भुगतान नहीं करने पर, पत्र वापस भी आ सकता है। नहीं करने पर पत्र वापस भी आ सकता है। राशि का भुगतान नहीं करने पर पत्र वापस भी आ सकता है। और भेजने वाले का संदेश, भेजने वाले का संदेश पाने वाले से वंचित रह जाएगा। भेजने वाले का संदेश पत्र पाने वाले व्यक्ति से वंचित रह जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उसे संदेश नहीं मिलेगा। पत्र में जो कहा गया है वो उसे नहीं जान पाएगा। वंचित रह जाएगा। तो इस तरह से ये कठिनाइयाँ आ सकती हैं अगर पत्र बिना टिकट के भेजा जाए, टिकट के बिना ही भेजा जाए। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे लिख लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या होता है यहाँ पे हम लोग उत्तर में जानेंगे। तो अब हम लोग यहाँ दूसरा उत्तर लिखेंगे दूसरे प्रश्न का। और पिन कोड का पूरा नाम होता है, उत्तर अब हम लोग 2 करेंगे पार्ट से आगे का। पिन कोड का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर।
पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो ये पिन कोड का पूरा नाम होता है। यह प्रायः मतलब अधिकतर, यह प्रायः 6 अंकों का होता है। 6 नंबर होते हैं इसमें, 6 अंकों का होता है। पिन कोड से उस क्षेत्र के बारे में पता चल जाता है। पिन कोड से उस क्षेत्र के बारे में पता चल जाता है जहाँ से उसे भेजा जाता है। जहाँ से उसे भेजा जाता है। तो इस तरह से पिन कोड से उसके बारे में पता चल जाता है। उसका पहला अंक उस राज्य के बारे में बताता है। उसका यानी कि पिन कोड का उसका पहला नंबर, पहला अंक इसको कह सकते हैं। उसका पहला अंक उस राज्य के बारे में बताता है। उसका पहला अंक उस राज्य के बारे में बताता है। दूसरा उसके ज़िले के बारे में बताता है। दूसरा अंक उसके ज़िले के बारे में बताता है। कि किस ज़िले से वो पत्र आया है। अंतिम 3 अंक इसमें जो है, पहला अंक उस राज्य के बारे में बताता है, दूसरा उसके ज़िले के बारे में बताता है, और इसी तरह से और भी जो है उसके जो है क्षेत्र के बारे में बताते हैं। और अंतिम 3 अंक जो होता है किस डाक घर से संबंधित है। इसी तरह से अंतिम 3 अंक किस डाक घर से संबंधित है। किस डाक घर से संबंधित है, उसके बारे में बताता है। उसके बारे में बताता है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि इन आधारों पर हम
कह सकते हैं कि पिन कोड संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है, कि पिन कोड संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे किया। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, और उसमें कोई जो है डिटेल नहीं लिखा होता था, केवल बस यही लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, यानी कि पाने वाले का नाम और देश का नाम और उस ज़िले या उस प्रदेश या उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहता था। फिर भी वो पत्र जो है महात्मा गांधी को मिल जाता था। तो ऐसा क्यों था? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। क्योंकि महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनके पत्र देश विदेश में जाते भी थे, आते भी थे, तो सभी उनसे परिचित थे। तो महात्मा गांधी भारत में ही नहीं बल्कि संसार भर में, यहाँ उत्तर हम लोग 3 लिखेंगे पाठ से आगे का। उत्तर 3, महात्मा गांधी भारत में ही नहीं, महात्मा गांधी भारत में ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि संसार भर में, बल्कि संसार भर में सबसे, संसार भर में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे। अपने देश में वे और भी अधिक लोकप्रिय थे। अपने देश में वे और भी लोकप्रिय थे। विदेशों में तो लोकप्रिय थे ही, और अपने देश में भी वे लोकप्रिय थे, यानी कि सभी लोग उनको जानते थे। वे कहाँ होंगे इसका पता सभी को होता था। वे कहाँ होंगे इसका पता सभी को होता था। उनके रहने के ठिकाने का पता सभी को होता था, और इसीलिए जो है पत्र उनके पास पहुंच जाता था, सभी को होता था। अतः कहीं से आया पत्र उनके पास पहुंच जाता था। अतः कहीं से आया पत्र उनके पास पहुंच जाता था। तो इस तरह से महात्मा गांधी के प्रसिद्ध होने की वजह से वो जो है उनके पत्र उनके पास पहुंच जाते थे, केवल उनका नाम लिखकर
और देश लिखकर, महात्मा गांधी इंडिया, तो इतना लिख देने से वो पत्र महात्मा गांधी को मिल जाता था। और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पत्र यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला दिया है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो ये जो कविता है इस किताब में है, इस पुस्तक में लिखी हुई है, और इसी के आधार पर पक्षी और बादल को डाकिया मानकर लेख लिखना है। तो ये बच्चे खुद से करेंगे। और इसके बाद जो है संस्कृत, दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है, ये अनुमान और कल्पना है, बच्चे अपनी समझ से सोच कर इसके बारे में लिखेंगे। दूसरा है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो मेघदूत एक ग्रंथ है जिसे कालिदास ने लिखा है, और इसके बारे में आप लोग को जानना है, जिसमें कि उन्होंने बादल को जो है संदेशवाहक बनाया है, दूत बनाया है, और उसे अपने मन की बात कहा है कि जाकर वो मेरी बात, मेरा संदेश पहुंचा दे। तो इसके बारे में बच्चे खुद से जो है खोज कर पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है, जा जा रे काणा विदेशवा मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए जिसमें कि पक्षी को संदेशवाहक माना गया है। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान पर पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। तो ये पत्र में जो है लिखना है एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर। तो यहाँ पर क्या संदेश लिखना है, केवल किसको लिखेंगे और क्या संदेश लिखेंगे इसे खाली लिखना है, और बाकी नहीं करना है। और यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियाँ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। गंतव्य कहते हैं जहाँ तक उनको पहुँचना है, यानी कि जहाँ तक जाने का उन्होंने टिकट लिया है। पत्र के पते की तरह, और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहाँ से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पे विचार विमर्श कीजिए। तो ये सभी 3 प्रश्नों को समझना है, और इसमें जो है केवल तीसरे प्रश्न में किसे पत्र लिखना चाहेंगे और क्या लिखना चाहेंगे ये बच्चे लिख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे भाषा की बात। और भाषा की बात में सबसे पहले दिया हुआ है कि किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर 10 शब्द लिखना है, और वो 10 शब्द क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग भाषा की बात। तो भाषा की बात का हम लोग यहाँ पर पहला करेंगे, भाषा की बात, ये हेडिंग डालना है, और इसमें जो है उत्तर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न केवल यही लिखना है कि पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रार्थना पत्र,
चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, प्रेम पत्र, शिकायती पत्र, शिकायती पत्र, ये पहला हो गया यहाँ पर। ये चौथा और ये पांचवा। आवेदन पत्र, जिसमें किसी नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए आवेदन किया जाता है, आवेदन पत्र। और 6 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निमंत्रण पत्र, किसी को बुलाने के लिए कई अवसर पर इसका प्रयोग होता है। निमंत्रण पत्र, जवाबी पत्र, क्षमा याचना पत्र, क्षमा मांगने के लिए क्षमा याचना पत्र, संवेदना पत्र, और एक यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे प्रशंसा पत्र भी हो सकता है, और समाचार पत्र को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। वो वहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा गया है। तो प्रशंसा पत्र जिस तरह से शिकायती पत्र होता है वैसे ही प्रशंसा पत्र भी होता है। तो ये जो है पत्र शब्द को जोड़कर ये बनाए गए हैं। और अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए। तो इक प्रत्यय से बनने वाले यहाँ पर हम लोग कुछ शब्द लिखेंगे, जिसमें कि है यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर 2 हम लोग करेंगे। ये भाषा की बात का ही उत्तर 2 है। और इसमें हम लोग समाज धन एक, सामाजिक, सामाजिक, यहाँ पे 10-10 बोला गया है, ऐसे शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण लिखेंगे। पुराण धन एक, पौराणिक, इतिहास धन एक, इतिहास धन एक, ऐतिहासिक, इतिहास से ऐतिहासिक हो जाएगा। जीव धन एक, जैविक, जीव धन एक, जैविक। अर्थ धन एक, अर्थ धन एक, आर्थिक, अर्थ धन एक, आर्थिक। प्रकृति धन एक, प्राकृतिक, प्रकृति धन एक, प्राकृतिक। तो इस तरह से ये एक प्रत्यय जोड़कर कुछ शब्द यहाँ बनाए गए हैं। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। और आगे के प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रविधन, इंद्र। इस संधि में ई और प्लस ई हुई है, बड़ी ई हुई है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं।
दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ और दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, महाधन आत्मा, महात्मा। तो इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें कम से कम 10 लिखा है, हम लोग कुछ उदाहरण लेकर इसको जो है किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। और ये जो अंतिम प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद दिया हुआ है अगले पेज पर केवल पढ़ने के लिए तो चिट्ठियाँ, और इस जो है कविता को हम लोग राम दरस मिश्र की लिखी हुई कविता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।